हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। और आज हम फिर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर जिसका नाम है समास। ठीक है जी, और इसी के साथ शुरुआत करते हैं और जानेंगे आप समास के बारे में। किस तरह से समास के प्रश्न पेपर में आते जाते रहते हैं और बच्चे उन नंबरों से रह जाते हैं, तो आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं और समझते हैं समास कहते किसे हैं। ठीक है जी, चलिए तो जानते हैं समास के बारे में। क्या है समास? तो यहां पर बताया गया है कि दो या दो से अधिक शब्दों के योग से शब्द निर्माण की जो रीति है उसे समास कहते हैं। देखो, जब संधि की बात करते हैं तब वहां जब आप संधि पढ़ते हैं ना, जब संधि पढ़ते हैं तो संधि में आपने क्या जानते हैं, आप जानते हैं वहां दो वर्ण या दो से अधिक वर्ण, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है, जो विकार या परिवर्तन होता है, विकार होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं बच्चे? उसे संधि बोलते हैं। और जब बात आती है ना समास की, समास किसे कहते हैं, तो यहां पर सीधी सी बात ही आपको याद रखनी होगी। यहां पर दो शब्द रहेंगे, दो शब्दों के मेल से, दो शब्दों के मेल से होने वाला विकार या परिवर्तन क्या कहलाता है? समास कहलाता है। क्लियर? दो या दो से अधिक शब्दों के योग से यानी उनके मेल से जो नए शब्द का निर्माण होता है उस रीति को समास कहते हैं, समास रीति कहते हैं। ठीक है, समास द्वारा शब्द रचना होती है। अनेक पद मिलकर जब एक पद बन जाते हैं तो वह समास कहलाता है। छोटी सी बात है बस। ठीक है जी, क्या बात है कि अनेक पद मिलकर जब एक पद बन जाते हैं वही समास कहलाता है। यानी कि समझ गए ना क्या बात है जी। अब क्या है कि समास का अर्थ आपको समझना है, संक्षेप करना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। जब दो शब्दों को मिलाते हैं तो दोनों के बीच का संबंध सूचक शब्द क्या है? लुप्त हो जाता है। ठीक है जी, और इस प्रकार अनेक शब्दों के लिए एक समस्त पद बना लिया जाता है, इसे ही समास कहते हैं। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का प्रमुख लक्ष्य होता है। समासों के परंपरागत 6 भेद होते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको समझनी होगी कि जो समास होता है, जो समास होता है इसके कुछ पार्ट हैं। जैसे जैसे समास किसे कहते हैं? तो जहां पे दो शब्द जुड़े होते हैं, है ना, दो शब्द या अधिक शब्द, दो शब्दों से जुड़कर बने, है ना, जुड़कर बने नए शब्द। ठीक बच्चे? अच्छा, एक होता है जिसे बोला जाता है क्या, अभी कहा गया ना, जैसे समस्त पद, समस्त पद। ठीक है, और एक होता है, इसको बोलते हैं समस्त पद, और एक होता है समास विग्रह, समास विग्रह। ठीक है जी, अब समास विग्रह में क्या होता है कि कोई चीज, उन शब्दों का फैलाव होता है और समस्त पद एक होता है। जैसे यथासंभव, यथासंभव, यथासंभव यानी कि बड़ी बात को छोटी बात, छोटे शब्द में कह दिया यथासंभव। यानी यथासंभव में क्या कहोगे? जैसा संभव हो सके, जैसा संभव हो सके। ठीक है जी, इस तरह से समस्त बात छोटे शब्द में कह दे अपनी बात। समास विग्रह जो शब्द को फैला दे, यानी अपनी बात को कई शब्दों में व्यक्त करे, जैसा संभव हो सके या यथा संभव हो, यानी उनका फैलाव। समास को इकट्ठा करना समस्त पद और उसका फैलाव कर लेना समास विग्रह कहलाता है। आपके ये पॉइंट पूछे जाते हैं, आप उनको ध्यान में रखेंगे। क्लियर जी? समास में दो पद होते हैं। अगर पद की बात करता है, पद कितने होते हैं? तो पद की बात करता है तो आप कहेंगे दो पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद, पूर्व पद, और दूसरा होता है उत्तर पद। कौन सा होता है? उत्तर पद होता है बच्चे। ठीक है, जैसे यथा इसमें पूर्व पद है और संभव इसमें उत्तर पद है। क्लियर जी? इस तरह से आपको समझना है। हटा दें जी, हटा दीजिए। आगे बात करते हैं समासों के परंपरागत कितने भेद बता दिए? 6 भेद बता दिए। चलते हैं आगे। देखिए, समास के भेद अभी आपने जाना कि समास किसे कहते हैं। अब आप क्या पढ़ेंगे? समास के भेद पढ़ेंगे। कितने? तो अभी आपने पढ़ा था कि समास के कितने भेद होते हैं। आपने पढ़ा कि समास के होते हैं 6 भेद। ठीक है जी, कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 अव्ययीभाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 द्विगु समास, नंबर 4 बहुब्री समास, नंबर 5 कर्मधारय समास और नंबर 6 द्वंद्व समास। नजरों में बैठा लीजिए। इसी तरह से परीक्षा में आते हैं और आप रह जाते हैं। ठीक है जी, ठीक है।
देखिए अव्यय भाव की बात करें तो अव्यय भाव समास किसे कहते हैं, जिसका पूर्व पद अव्यय होता है। अव्यय तो आप जानते हैं ना, जो लिंग वचन कारक के अनुसार बदलता नहीं है, ऐसा शब्द क्या है, अव्यय कहलाता है। ठीक है जी, ठीक है। तो अव्यय भाव समास किसे कहेंगे, ऐसे शब्द रहेंगे जिसमें आप कैसे पहचानेंगे, जिनमें अव्ययों का प्रयोग हुआ हो। शब्द क्या है, जैसे आप कह सकते हो भरपेट, भरपेट, ठीक है जी, तो इसमें भर लगा है, ये अव्यय है। आगे आ जाइए, जैसे क्या है, यथा, यथा संभव, संभव, ठीक है, यथा क्या है, इसमें अव्यय है। और अनुरूप, अनुरूप, रूप में क्या जुड़ा है, तो आप कहेंगे अनु जुड़ा है, ये क्या है, अव्यय है। इस तरह से आप अपने अव्ययों की पहचान करेंगे, कोई भी दुविधा नहीं रहने वाली है। ठीक है जी, जी ठीक है, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं। तत्पुरुष समास की जब बात करते हैं तो तत्पुरुष समास में आप क्या करते हो, तो आपने पढ़े हैं ना, इनका जो पॉइंट रहता है, इनका पॉइंट रहता है कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। यानी कि इनमें आप जो इसके 6 वेद पढ़ते हो ना, वो कारक चिन्हों के ऊपर ही चर्चा होती है, यानी कर्ता को छोड़ देते हैं, संबोधन को छोड़ देते हैं, बीच वाले जो रह जाते हैं उनको रख लेते हैं। ठीक है जी, यानी कि आप इसमें जो पढ़ते हैं इस तरह से पढ़ते हैं, वो राजपुत्र, इसका उदाहरण क्या है, राजपुत्र, यानी आप इसको क्या करेंगे समास विग्रह में, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र आप इसको करेंगे। ठीक है जी, अब आपने ये कारक चिन्ह कौन सा है, कर्ता ने कर्म को, तो कौन सा है, तो आप कहेंगे भाई राजा का पुत्र है, राजा का पुत्र है। अब आपने का को हटाया, क्या कर दिया, राजपुत्र कर दिया है। तो क्या समझ में आया कि कौन सा कारक चिन्ह, यानी विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया। किसका, विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाना, लोप हो जाना तत्पुरुष समास के अंतर्गत रहते हैं। ठीक है, राजा का पुत्र संबंध में आता है ना, काके की संबंध में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, द्विगु समास की बात करते हैं। द्विगु समास का क्या रहता है, इसका जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होता है। क्या होता है बच्चे, पूर्व पद संख्यावाची, पूर्व पद क्या रहेगा, कुछ इस तरह से लिखेंगे, पूर्व पद संख्यावाची, संख्यावाची रहता है। जैसे उदाहरण के लिए आप क्या रख सकते हो, इसमें उदाहरण में रख सकते हो यहाँ पे, जैसे सप्ताह, सप्ताह, ठीक है, सप्त ऋषि रख सकते हो, सप्त ऋषि, भाई कितने ऋषि हैं, सप्त ऋषि हैं, सप्त ऋषि हैं। एक सेकंड, अरे क्या है, सप्त ऋषि हैं बच्चे, कितने ऋषि हैं, 7 ऋषि हैं। ठीक है, सप्ताह है, कितने हैं, 7, 7 दिन मिलके सप्ताह बनता है। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। जहां पे पहला पद ही क्या रह जाए, संख्या, जैसे तिरंगा है, तिरंगा तो 3 रंगों की बात की गई है ना तिरंगे में। जैसे चौराहा है, चौराहा वो भी किसमें आएगा, द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। आगे आ जाइए, बहुब्री समास की बात करें तो इसमें दोनों पद जो होते हैं वो किसी तीसरे ही पद की तरफ इशारा करते हैं, जिसमें आप अपने उदाहरण में रख सकते हैं क्या, नीलकंठ, नीलकंठ रख सकते हो। तो क्या कहोगे, ये तो समस्त पद है, विग्रह में क्या कहोगे, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, तो किसका नीला कंठ है, तो यहाँ पे तीसरा पद बनेगा, आप कहेंगे शिव, शिव का। ठीक है, श्वेतांबर, पीतांबर, पीले वस्त्र धारण करने वाला कौन, कृष्ण। तो इस तरह से वो बहुब्री समास के अंतर्गत आते हैं। कर्मधारय की बात करती हूँ तो कर्मधारय में विशेषण और उपमा उपमेय की बात होती है, विशेषण विशेष्य, उपमा और उपमेय की बात होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे, इसमें हो जाता है जैसे कमल नयन, कमल नयन। ठीक है जी, नयन कैसे हैं, कमल के समान नयन। कनक लता क्या हो जाएगी, कनक लता। इस तरह से महात्मा, महात्मा, चरण कमल, चरण कमल, चरण कैसे हैं, कमल के समान है, लता कैसी है, कनक के समान है, नयन कैसे हैं, कमल के समान है। ठीक है, द्वंद्व समास की बात करते हैं, दोनों पद क्या है, प्रधान होते हैं इसमें। ठीक है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे में आप कहेंगे माता पिता, माता पिता, भाई बहन, भाई बहन, नदी नाले, नदी नाले। इस तरह से ये आपका बनता है और आपके समास कंप्लीट हो जाते हैं। कोई भी दिक्कत, चलिए तो देखते हैं पॉइंटों के साथ। पहला पॉइंट आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, अभी मैंने बताया कि द्वंद्व समास की क्या पहचान रहेगी, कि जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो, दोनों प्रधान हो, अर्थात अर्थ की दृष्टि से दोनों स्वतंत्र अस्तित्व, दोनों का ही क्या है, स्वतंत्र अस्तित्व रहना चाहिए, वो क्या कहलाएंगे, वो दोनों ही द्वंद्व समास कहलाएंगे।
उनके मध्य संयोजक शब्द का लोप हो जाता है और वो द्वंद्व समास कहलाते हैं। संयोजक चिन्ह का मतलब है जिसे योजक चिन्ह बोला जाता है। जैसे आप लगाते हैं ना, ये इसकी पहचान होती है, ये वाला योजक चिन्ह होता है माता पिता, तो इस तरह से लगा आएगा तो आप इसे पहचान में रख सकते हैं, पहचान में रख सकते हैं इसमें कि योजक चिन्ह लगता है। दोनों पदों के बीच, दोनों पदों के मध्य, ठीक है, दोनों पदों के मध्य क्या लगता है? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह लगता है बच्चे, क्या लगता है? योजक चिन्ह लगता है, इस तरह। ठीक है जी, ठीक है। देखिए जैसे माता पिता, योजक चिन्ह लगा है माता पिता, अब क्या कहेंगे? माता और पिता, ये जो कहलाता है इसको क्या बोलते हैं? समस्त पद, समस्त पद बोला जाता है। और ये जो होता है इसको बोलते हैं समास विग्रह, समास विग्रह करना यानी कि फैलाव करना। ठीक है जी, ये छोटा पद राम कृष्ण, तो ये योजक चिन्ह राम कृष्ण का क्या होगा? राम और कृष्ण, तो ये पहचान होते हैं द्वंद्व समास की। भाई बहन, भाई और बहन हो जाना है, पाप पुण्य, पाप और पुण्य हो जाएगा, सुख दुख, सुख और दुख हो जाएगा, आपका द्वंद्व समास कंप्लीट हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। क्लियर जी? चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे, द्विगु समास। मैंने बताया आपको द्विगु समास, द्विगु समास के लिए क्या है कि इनका जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है। पहला पद क्या होता है इसका? संख्यावाची। आपको बस यही याद रखना है, पहला पद संख्यावाची, पहला पद संख्यावाची होता है। ठीक है जी, ठीक है। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो द्विगु समास कहलाता है। क्लियर जी? जैसे अब ये क्या है तो आप इससे कहेंगे समस्त पद, समस्त पद कहेंगे, और इसको क्या बोलेंगे? समास विग्रह, समास विग्रह बोलेंगे बच्चे इसको, समास विग्रह। क्लियर जी? नवरत्न, कितने रत्न है? 9, तो 9 रत्नों का समूह जहां हो जाएगा वो क्या कहलाएगा? आप तुरंत कहेंगे, गिनती बताई गई है, द्विगु समास हो जाएगा। सप्तदीप, कितने दीप हैं? 7 दीप हैं। कितने? 7 दीप हैं, तो 7 दीपों का समूह क्या होगा? तो आप कहेंगे सप्तदीप, यानी द्विगु समास हो जाएगा। त्रिभुवन, कितने भवन है? 3, गिनती हो गई ना, तो तीनों भुवनों का समूह द्विगु समास। सप्त मंजिल, कितनी मंजिल है? सप्त मंजिल है, 7 मंजिल है बच्चे, क्या कहलाएगा? तो आप कहेंगे द्विगु समास। अगर होता तिरंगा, तिरंगा क्या कहते? तो आप कहते 3 रंगों का समूह, 3 रंगों का समूह का समाहार है उसमें। ठीक है, इस तरह से आपको पंजाब भी इसके अंतर्गत आता है, पंजाब 5 नदियां मिलती हैं वहां पर। ठीक है, चौराहा भी इसी में आता है, चौराहा, तिराहा, सभी इसमें आते हैं। जहां गिनतियां आ जाएंगी सभी द्विगु समास के अंतर्गत जाएंगी। क्लियर? ठीक है, पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट आना है, क्या है अगला पॉइंट? तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहेंगे? देखिए, जिस समास में पूर्व पद गौण रहता है, कौन सा? पूर्व पद बच्चा, और उत्तर पद प्रधान होता है, यानी प्रधानता कौन से पद की है? उत्तर पद की, तत्पुरुष समास कहलाता है। दोनों पदों के बीच परसर्ग यानी विभक्ति का लोप रहता है। परसर्ग लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं बच्चे? 6 भेद हैं, जिनमें आपको किस तरह से याद रखना होता है कि मैंने आपसे कहा जो वो कारक चिन्ह होते हैं, कौन से चिन्ह? कारक चिन्ह भी बोलते हैं उन्हें, कारक चिन्ह, या कहें विभक्ति, क्या बोलते हैं? विभक्ति बोलते हैं। उनका क्या होता है? लोप हो जाता है, लोप होता है। ठीक है, अब है कौन कौन से? तो देखो, आप इसमें से क्या हटा दोगे? कर्ता को यहां से हटा देते हैं, कर्ता ने, या ये वाला चिन्ह होता है जो इसमें आपको यूज ही नहीं करना है। ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से चिन्ह है। कैसे से चिन्ह? अलग होने के भाव में, अलग होने के भाव में। ठीक है जी, संबंध का के की, ठीक है, अधिकरण में पर। ठीक है, पे चिन्ह भी होता है। और एक होता है संबोधन, एक कौन सा होता है? एक होता है संबोधन, ठीक है, संबोधन में क्या होता है? चिन्ह हे अरे, संबोधन में क्या होता है? चिन्ह हे अरे होता है, और इसको यूज नहीं करते हैं। तो जो यूज किए जाते हैं वो आपके कौन कौन से हैं? तो जो यूज किए जाते हैं वो आपका 1, 2, 3, 4,
5 और 6 यूज किए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे कर्ता कारक कितने हैं तो आप कहेंगे 6, यानी कि कर्ता के भेद बोला जाता है, वो तत्पुरुष के भेद, सॉरी इसका तत्पुरुष के भेद कितने हैं तो आप कहेंगे कितने तत्पुरुष के भेद 6 हैं। कितने बच्चे 6 हैं। कौन कौन से? कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। इस तरह से इनको आपको याद रखना होगा, ठीक है। तत्पुरुष के कितने भेद? 6 भेद। कौन कौन से? ये वाले आप याद रखेंगे। ये यूज नहीं किया जाता है इसमें, ठीक है। कारक चिन्ह है ना, ये कारक चिन्ह तो है, लेकिन तत्पुरुष के अंतर्गत जो विभक्तियां ली गई हैं उनमें से पहला और ये 8वां छोड़ दिया गया है, ठीक है, ये नहीं लिया गया है। आपके जो रहेंगे, आप परसर बोले, ये आपके रहने वाले हैं। जैसे में आते हैं। अब इसने कहा पहला क्या है? कर्म को, तो कर्म तत्पुरुष पहला पॉइंट को का लोप होता है। किसका लोप होता है? इसमें को चिन्ह का लोप हो जाता है कि मतदाता, मत को देने वाला, ये चिन्ह हट गया, क्या बनेगा? मतदाता, ठीक है। कौन सा? तो आपके लिए जो एग्जाम में आएगा पॉइंट आएगा मतदाता, ऐसा लिखा होगा। पूछेगा कौन सा समास है, आप जब इसका विग्रह करेंगे मत को देने वाला, तो आपको पता चला को चिन्ह आया है, को चिन्ह आते आप कहेंगे कर्म तत्पुरुष है, यानी तत्पुरुष का भेद है। पूछे कौन सा भेद है तो कर्म तत्पुरुष है, ठीक है जी। ग्रह कट, ग्रह को काटने वाला, को चिन्ह हट गया। कमल नयन, कमल के समान नयन, ठीक है, ये इसमें गलत हो गया है, ये इसमें, ये वाला इसके अंतर्गत नहीं है, ठीक है, ये इसके अंतर्गत नहीं है। जेब कतरा, जेब को काटने वाला, कौन? जेब कतरा, को चिन्ह हट गया, जेब कतरा हो गया, ठीक है। इस तरह से क्लियर जी। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। करण तत्पुरुष क्या है बच्चे? करण तत्पुरुष, भाई कर्म हो गया, अब की बारी किसकी? करण की आ जाती है। किसकी बारी आई है बच्चे? करण की आई है। करण तत्पुरुष, जहां करण कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, तो करण कारक में कौन सा चिन्ह है? तो चिन्ह है करण से, ठीक है, करण से। कौन सा चिन्ह है? से चिन्ह है। अब जन्मजात यानी जन्म से उत्पन्न, तो से चिन्ह हट गया, ये आ गया। अब आपसे पूछे जन्मजात में कौन सा समास है, तो आप कहेंगे तत्पुरुष समास। पूछे तत्पुरुष समास के अंतर्गत कौन सा भेद है, तो आप कहेंगे कर्ण, क्योंकि किसका चिन्ह है? तो कर्ण का चिन्ह लगा हुआ है। क्लियर जी। मुंह मांगा, मुंह से मांगा, मुंह मांगा कहलाएगा, तो से चिन्ह देख के ही कर्ण तत्पुरुष कहेंगे। गुणहीन, गुणों से हीन क्या कहलाएगा? कर्ण तत्पुरुष कहलाएगा। क्लियर जी। आगे आते हैं, क्या है? संप्रदान तत्पुरुष, यहाँ संप्रदान कारक चिन्ह का लोप होता है। कौन सा है वो कारक चिन्ह? तो आप कहेंगे संप्रदान के लिए। कौन सा चिन्ह है बच्चे? के लिए चिन्ह है, के लिए, ठीक है, संप्रदान के लिए। आ जाइए, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, तो आपने देखा के लिए आया, तुरंत कहेंगे संप्रदान तत्पुरुष है, तत्पुरुष का भेद है, ठीक है। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, के लिए चिन्ह है, तुरंत कहेंगे संप्रदान है। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, किसके लिए? युद्ध के लिए भूमि। स्नान घर, स्नान के लिए घर, ठीक है। इस तरह से इसके पॉइंट बनते हैं। क्या है? स्नान घर है, तो क्या है स्नान घर? स्नान के लिए घर, स्नान के लिए घर, ठीक है बच्चे। स्नान के लिए घर, कौन सा चिन्ह है? के लिए है। रसोई घर, रसोई के लिए घर, ठीक है। इसी तरह से चलिए अगला पॉइंट आते हैं। अपादान तत्पुरुष, जहां अपादान कारक चिन्ह का लोप होता है। कौन सा चिन्ह है अपादान का? तो लोप होने से क्या है? अपादान भी कौन सा होता है? से चिन्ह होता है, और अलग होने का भाव होता है। से चिन्ह कैसा? अलग होने का भाव, अलग होने का भाव होता है। इसमें चिन्ह कौन सा है? से ही होता है, ठीक है। जैसे धनहीन, धन से हीन, अलग हो गया ना, धन से हीन है, धन नहीं है उसके पास, अलग होने का भाव जहां रहता है, ये वाला से उसके लिए अपादान के लिए। भयभीत, किससे? भय से भीत है, भय से भीत है, ठीक है। फिर क्या? फिर है आपका जन्मांध, जन्म से अंधा, कहां से? जन्म से अंधा है, क्या आ जाएगा? आप कहेंगे अपादान तत्पुरुष आ जाएगा, ठीक है बच्चे। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं, अगला पॉइंट है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष की बात करते हैं। क्या है संबंध तत्पुरुष? जहां संबंध कारक चिन्ह का लोप होता है। संबंध तत्पुरुष के कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ठीक है। प्रेम सागर, प्रेम का सागर, संबंध तत्पुरुष। दिनचर्या, दिन का चर्या, ठीक है। भारत रत्न, भारत का रत्न, किसका? भारत का रत्न, तो संबंध हो गया है, ठीक है जी।
आते हैं आगे अधिकरण तत्पुरुष, जहां अधिकरण कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। अधिकरण में क्या आता है, मैं पर आता है, मैं और पर आता है। ठीक है बच्चे, ठीक है जी। किस तरह से, नीति निपुण, नीति में निपुण है, क्या अधिकरण किसमें, नीति में, अधिकरण में पर पे, किस पे अधिकार हो गया, अधिकरण, यानी नीति में निपुण है। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, किस पर, आत्मा पर, चिन्ह आए तुरंत कहेंगे अधिकरण है। ठीक है जी। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, किस पर सवार, घोड़े पर सवार, अधिकरण तत्व। इस तरह से आप इसके भेद को समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, तो आप कहेंगे तत्पुरुष समास के भेद खत्म हो जाते हैं। ठीक है बच्चे, ठीक है जी। आगे आते हैं किस पे, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास को किस तरह से पहचानेंगे आप, कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है वो क्या कहलाता है, कर्मधारय समास कहलाता है बच्चे। ठीक है, इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें भी कौन सा, कई बार पूछ लेता परीक्षा में कि कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, काली मिर्च, काली मिर्च, हाँ ये इसमें लगाना भूल गए, काली मिर्च, काली है मिर्च, काली मिर्च का क्या बनेगा, काली है मिर्च, किसमें आता है, कर्मधारय। क्या है भाई, पूर्व पद क्या है, विशेषण, विशेषण क्या है, विशेष्य। तो काली और मिर्च, मिर्च कैसी है, काली है, तो विशेषता बताई गई ना कैसी है, काली, बिल्कुल जी। ठीक है, नील कमल, यानी नीला है जो कमल, क्या है, नीला है जो कमल, क्या है, कमल कैसा है, नीला है, कमल की विशेषता बताई गई है, क्या है, नीला है, तो वो क्या है, विशेषण। ठीक है, मिर्च क्या है, तो विशेष्य, विशेष्य, काली क्या है, विशेषण, यानी विशेषता बताई गई है। ठीक है, नीला क्या है, विशेषण, कमल क्या है, विशेष्य, कमल की विशेषता बताई गई है। पीतांबर, पीला है जो अंबर, पीला है क्या, अंबर, पीला है जो अंबर, तो अंबर कैसा है, पीला है, पीला क्या है, विशेषता, अंबर क्या है, विशेष। क्लियर जी। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, क्या बोलते हैं, चंद्रमुखी बोलते हैं उसे। ठीक है, किसके समान, चंद्र के समान मुख वाली। सदगुण, सद है गुण जिसके, किसके हैं सदगुण, भाई सदगुण, सद हैं गुण, तो क्या, बिल्कुल, गुण कैसे हैं, सदगुण हैं, गुण कैसे हैं, सदगुण हैं। ऐसे आप पहचानेंगे कर्मधारय, यानी कि उसमें विशेषण और विशेष्य की प्रधानता होती है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। क्या चीज आती है, विशेषताएं बताई जाती हैं। ठीक है जी, ठीक है, बहुत सारी हैं, कनकलता भी रहेगा। आगे आते हैं अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास किसे कहते हैं, तो मैंने शुरुआत में बताया, जिसमें अव्यय होते हैं, जिस समास में पूर्व पद अव्यय होते हैं अव्ययभाव समास कहलाता है। यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। ठीक है जी, जैसे, तो क्या पहचानना है, इसमें पूर्व पद अव्यय होते हैं, पूर्व पद क्या होते हैं, इसमें पूर्व पद अव्यय होते हैं, ये इसकी पहचान रखनी है आपको। ठीक है जी, ठीक है, जैसे यथा संभव, यथा क्या है, इसमें अव्यय है, स्थान के अनुसार। ठीक है, आजीवन, आजीवन क्या है, आ इसमें क्या है, तो आप कहेंगे इसमें अव्यय है, आजीवन, जीवन भर। ठीक है, आजीवन का मतलब क्या है, जीवन भर। प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रति इसमें क्या है, अव्यय है, प्रति यानी प्रत्येक दिन। ठीक है, यथा समय, यथा इसमें अव्यय है, यथा समय यानी समय के अनुसार। ठीक है जी, अनुरूप भी होता है, अनुरूप, रूप के अनुसार, क्या होगा, रूप के अनुसार, रूप के अनुसार। ठीक है जी, भर पेट भी होता है, भर पेट यानी पेट भरकर, पेट भरकर। क्लियर जी, क्लियर। इस तरह से यहाँ भर अव्यय है, यहाँ अनु अव्यय है, तो इस तरह से अव्ययभाव समास की आप पहचान कर लेंगे। ठीक है जी, ठीक है। चलिए, क्या है बहुब्री समास, मैंने बताया दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की तरफ इशारा करते हैं, वो क्या कहलाता है, बहुब्री समास कहलाता है। क्लियर जी। क्या है कि जिस समास में दोनों पदों के माध्यम एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है वही बहुब्री समास कहलाता है। जैसे महात्मा में क्या है, महान आत्मा है जिसकी, अर्थात किसकी, ऊंची आत्मा वाला। ठीक है, ऊंची आत्मा वाला। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात किसका, शिव का, किसका, शिव का। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, किनका, अर्थात गणेश जी का। भाई बड़ा पेट किसका है, गणेश का। गिरधर, गिरी को धारण करने वाले, अर्थात कौन, श्री कृष्ण। मक्खी चूस, बहुत ही कंजूस व्यक्ति होते हैं जो वो क्या कहलाते हैं, मक्खी चूस कहलाते हैं। ठीक है जी। फिर इसी तरह से आपको याद रखने हैं कुछ और नाम, जैसे पीतांबर, पीतांबर पीले हैं वस्त्र जिसके। ठीक है, पीले हैं वस्त्र जिसके, कौन के, कृष्ण के। ठीक है, वीणा पाणी, वीणा पाणी। ठीक है, वीणा पाणी, पाणी में क्या है, वीणा धारण के, यानी हाथ में वीणा धारण है जिसके, किसके, तो आप कहेंगे सरस्वती के हैं। किसके हैं, सरस्वती के हैं। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बनते हैं।
किस तरह से पूछा जाएगा कि पीतांबर में कौन सा समास है, आप तुरंत देख के कहेंगे पीले हैं वस्त्र जिसके, यानी पीत है अंबर में जिसके, तो कृष्ण के कौन सा समास, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इस तरह से आपके यहाँ पे क्या है, समास जो है वो क्या हो जाते हैं, वो बच्चा कंप्लीट हो जाते हैं, वो क्या है, कंप्लीट हो जाते हैं। और नेक्स्ट वीडियो से क्या लेके आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे इनसे जो प्रश्न बनते हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो तब तक के लिए आप लोगों से धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।